नए अध्याय की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है 1857 की महान क्रांति, विद्रोह और स्वतंत्रता संघर्ष। कुछ इतिहासकार इसे क्रांति, कुछ इतिहासकार इसे विद्रोह और कुछ इतिहासकार इसे प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस लेसन के विस्तार में जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में चर्चा करते हैं। ये फैक्ट्स क्या हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पूछा जाता है कि जब ये विद्रोह शुरू होता है तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन रहता है, तो जिसका आंसर है पार्मिस्टन। जब ये विद्रोह शुरू होता है तो भारत का गवर्नर जनरल कौन रहता है, तो उसका आंसर आता है लॉर्ड कैनिंग। इसके संदर्भ में एक चीज़ और बताने की कोशिश करूँगा कि ये भारत का आखिरी गवर्नर जनरल और पहला वायसराय रहता है। तीसरा प्रश्न ये उठता है कि ये विद्रोह वास्तविक रूप से कब शुरू होता है, तो 10 मई 1857 को ये प्रारंभ होता है। इसके बाद क्या है कि इस विद्रोह या क्रांति के संदर्भ में कई लोग इसे क्रांति कहते हैं, कई लोग राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं, कई लोग स्वतंत्रता संघर्ष कहते हैं। तो ब्रिटिश विचारक रहता है डिज़रायली, उसने क्या है 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। वहीं अपने यहाँ के जो इतिहासकार या राजनीतिज्ञ थे विनायक दामोदर सावरकर और अशोक मेहता ने इस विद्रोह को पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का नाम दिया। वहीं क्या है, कुछ इतिहासकार इसकी शुरुआत जो है मंगल पांडे ने जब इसकी शुरुआत की, अपने 2 उच्चस्थ अधिकारियों की हत्या की और वो डेट रहती है 29 मार्च 1857, तो वहाँ से इस विद्रोह को मान लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। वास्तव में विद्रोह शुरू होता है 10 मई 1857 को। अब हम विस्तार से आगे चलने की कोशिश करते हैं। पहला, इस विद्रोह का कारण क्या रहता है। आपको हमने कई टॉपिक बताया, व्यापार से साम्राज्य तक, आदिवासी दीकू, डिफरेंट टाइप से देखा होगा। भारतीय जनता परेशान ही रहती है। तो हम आते हैं सबसे पहले राजनीतिक कारण। आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है नवाबों की छिनती सत्ता। इसके बारे में हमने क्या किया है, इस टॉपिक को हमने पॉलिटिकल कारण या रीजन के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें क्या है डलहौजी की हड़प नीति, वेलेजली की सहायक संधि, जमींदार मुखियाओं की उपेक्षा, सरकारी कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, ये मुख्य कारण राजनीतिक रूप में आते हैं। हमने आपको डलहौजी के कारण में बताया होगा, सतारा, नागपुर, झांसी, संभल, बघाट, उदयपुर, इन पर क्या है डलहौजी हड़प नीति के तहत इन राज्यों को क्या होता है, हड़प लेता है। हैदराबाद और अवध को क्या है कुशासन के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लेता है। हमने एक आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि नागपुर एक इतनी बड़ी रियासत थी जो संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य के बराबर थी या उससे भी बड़ी थी। तो जब किसी व्यक्ति का आप राज्य छीन लेंगे तो नो डाउट्स क्या है, उसको आक्रोश मन में रहेगा। दूसरी तरफ क्या है, 1849 में जो रहता है डलहौजी ये घोषणा कर देता है कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जो लाल किला रेड फोर्ट जिसमें क्या है मुगल बादशाह रहता था, उसको खाली करवा लिया जाएगा और इसके बाद क्या है मुगल बादशाह नहीं, बस राजकुमार तक का दर्जा दिया जाएगा। 1856 में कैनिंग घोषणा कर देता है कि जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर है वो आखिरी बादशाह है, इसके बाद कोई बादशाह नहीं होगा और जो भारत में चलने वाले सिक्के या कॉइन्स होते हैं उस पे से मुगल बादशाह का तमगा समाप्त कर दिया जाएगा। फिर आपने देखा होगा सहायक संधि। सहायक संधि वेलेजली शुरू करता है और कैसे क्या है रेजिडेंट रख करके सेना का खर्च भारतीय राजाओं से रख करके क्या है कितने राज्य को हड़प लिया और जो राज्यों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया जैसे मैसूर, उसको 1799 में क्या है युद्ध के माध्यम से पराजित करवा दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सहायक संधि पर सबसे पहला हस्ताक्षर करने वाला राज्य निजाम रहता है 1801। फिर देखिए जमींदारों और मुखियाओं की उपेक्षा। आपने दीकू वाला लेसन पढ़ा होगा, आदिवासी वाला लेसन पढ़ा होगा। आपने देखिए मुखियाओं की भूमिका क्या हो गई, वास्तविक से क्या हुए रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, कर वसूलने वाले हो जाते हैं।
वहीं जमींदारों को देखा होगा 1792 और 93 में परमानेंट सेटल व्यवस्था चलती है, या जिसे हम जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, जिसने एक निश्चित समय के बाद कर नहीं दिया तो उसकी संपत्ति या उसकी भूमि को क्या है छीन लेते थे और ऊंची बोली वाले को क्या है इसको प्रदान कर दिया जाता था। फिर देखिए सरकारी कर्मचारियों के साथ भेदभाव, मैक्सिमम क्या है क्लर्क तक बन सकते थे, और अगर हम आर्मी की तरफ देखें तो वहाँ पर क्या है ये दीवान तक बन सकते थे। और युद्ध के मोर्चों पर क्या है सबसे आगे किसको रखा जाता था, भारतीय सैनिकों को रखा जाता था, और जब सुविधाओं को लेने की बारी आती है तो क्या है सबसे पीछे इनको कर दिया जाता था, और ब्रिटिश सैनिकों को सुविधाओं के मामले में आगे कर दिया जाता था। तो ये मुख्य रूप से राजनीतिक कारण है। इसके बाद हम चलते हैं, इसमें दूसरा जो कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि व्यक्ति अर्थ के अभाव को सबसे गहराई से देखता है। पहले मैं शुरू करूंगा व्यापार। व्यापार में जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिसी बनाई, चाहे वो आयात कर रहा हो या निर्यात कर रहा हो, वो भारतीय हित को ध्यान में रख करके नहीं, किसके हित को ध्यान में रख करके बनाया था, ब्रिटेन को, लंदन को हित को ध्यान में रख करके बनाया था। यानी आयात कर आना है तो भारत में नहीं लगेगा, ब्रिटेन में लगेगा। दूसरा क्या है, आप देखिए धन न लगा करके व्यापार करना। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो सोना चांदी ब्रिटेन से लाती है, वस्तुओं को खरीदती है, इंग्लैंड ले जा करके महंगे दामों पर बेचती है। लेकिन जैसे ही बंगाल पर उसका नियंत्रण होने लगता है या नियंत्रण स्थापित हो जाता है तो क्या करती है, यहीं से राजस्व कलेक्ट करती है, वस्तुओं को खरीदती है और ऊंचे दामों पर ले जाती है। कहने का सीधा सा आशय है कि यहाँ पर पूंजी नहीं लगाई जा रही है और पैसा उगाह करके ब्रिटेन को ले जाया जा सकता है। मैं ये कह सकता हूँ कि उस स्पंज की तरह व्यवहार किया जा रहा है कि यहाँ का पानी सोख लिया जा रहा है अर्थ के रूप में और ले जाके टेम्स नदी में गिरा दिया जा रहा है, यहाँ पर पूंजी नहीं लगाई जा रही। दूसरा क्या है, वनों पर सरकारी अधिकार कर दिया। आदिवासी वाले चैप्टर में आपने देखा होगा कि जो होता क्या है, पहले वन आदिवासियों की होती थी और इन्होंने क्या किया, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी की संपत्ति बना दिया। तीसरा भू राजस्व नीतियों में हमने 3 बताया था, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था। आप देखिए 1792-93 में जो परमानेंट व्यवस्था चलती है, परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था चलती है, उसमें लगान कितना लिया जाए ये कहीं नहीं दिखाई देता, लेकिन वसूले गए राजस्व में 89% कौन ले रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी, और 11% ले रहे हैं जमींदार। यानी मैक्सिमम शोषण वहाँ पर हो रहा है। इसी प्रकार से 1822 में शुरू होने वाली रीड और मुनरो व्यवस्था जो रहती है उसमें भी लगान की दर बहुत ऊंची रहती है। महालवाड़ी व्यवस्था में भी लगान की दर बहुत ऊंची रहती है। मेरे कहने का आशय है कि इन तीनों राजस्व नीतियों में भारतीय कृषकों का अच्छे तरीके से शोषण होता है, जिससे क्या है वो राजस्व चुकाने के लिए साहूकारों के पास जाते हैं और साहूकार ऊंची ब्याज दरों पर उसको लोन देता है और लोन की न भरपाई कारण क्या है, उसकी संपत्ति, उसकी जमीन उसके हाथ से निकल जाती है। प्रख्यात राजनीतिज्ञ मैकियावेली ने कहा है कि एक बार व्यक्ति अपने पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाले को तो भूल जाता है, लेकिन संपत्ति हंता को नहीं भूलता है। यानी अगर किसी ने किसी की संपत्ति छीन ली है, खेत छीन लिया है, बाग छीन लिया, तो उसको कभी नहीं भूलेगा। तो आज सिर्फ 2 कारण, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। नेक्स्ट अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे धार्मिक। धन्यवाद।